अप्रूव्ड फाइल के अनुसार पीएचडी छात्र राजेश सिंह को 34,000 रुपये मिलने थे, मगर फाइल में टेम्परिंग के बाद उसे 85,000 रुपये मिले, यानी सीधे सीधे 51,000 रुपये का फायदा। यूनिवर्सिटी को मिलना था 47,574 रुपये, मिला सिर्फ 21,175 रुपये। अब यहां हरियाणा की एक मशहूर कहावत फिर याद आती है, दलाल 900 रुपये का और थानेदार 200। दोस्तों, जनमंच हरियाणा पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार की उस सीरीज के नए एपिसोड में, जिसमें हम पर्यावरण से जुड़े घोटालों की परत दर परत आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले हम ट्रैवल अलाउंस घोटाला और उसमें सेकंड विजिलेंस अधिकारी की मिली भगत या अनदेखी, केमिकल खरीद में लाखों का घोटाला, लैब की औकात से बाहर आर्सेनिक, मरकरी जैसे हैवी मेटल की जांच पर हमने बात की थी। आज के वीडियो में हम आपको 51,000 के घोटालों को दिखाएंगे, कैसे कागजों में टेम्परिंग कर इसे अंजाम दिया गया। लेकिन इससे पहले अब आपको जानना यह जरूरी है कि पर्यावरण घोटाले का मामला सामने कैसे आया। साल 2014 में जब इन अनियमितताओं को लेकर एक आरटीआई दायर की गई, तो तत्कालीन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रवीण शर्मा ने जवाब दिया कि विभाग में करोड़ों रुपए की कंसल्टेंसी का वर्ष 2005 से 2014 तक कोई रिकॉर्ड पर्यावरण विभाग में उपलब्ध नहीं है। प्रोफेसर प्रवीण शर्मा का विभागाध्यक्ष का कार्यकाल पर्यावरण कंसल्टेंसी को लेकर काफी विवादित रहा। इन्होंने भी प्रोफेसर सीपी कौशिक के पीएचडी छात्र सोमवीर के साथ मिलकर अल्प समय में 11 लाख रुपए की पर्यावरण कंसल्टेंसी का कार्य किया। इन्होंने भी विभागाध्यक्ष रहते हुए कंसल्टेंसी कार्य करने हेतु प्रदूषण विभाग के नियम व शर्तों का पालन नहीं किया। दूसरी विजिलेंस जांच में इनको भी दोषी ठहराया गया है। जरा इस बात पर ठहर कर सोचिए, ये आरटीआई का जवाब सच था या झूठ। अगर करोड़ों रुपए का कंसल्टेंसी कार्य हुआ तो उसका रिकॉर्ड कहां गया? अगर रिकॉर्ड नहीं था तो बिना रिकॉर्ड के दो विजिलेंस जांच कैसे हो गई? इस गुमशुदा रिकॉर्ड के लिए पर्यावरण विभाग में जिम्मेदार कौन था? क्या इस गुमशुदा रिकॉर्ड के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने किसी की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की थी? जबकि प्रत्येक औद्योगिक इकाई की अप्रूव्ड फाइल पर पर्यावरण विभाग का डायरी नंबर था, तो क्या रिकॉर्ड गायब था या जानबूझकर आरटीआई में रिकॉर्ड दिया ही नहीं गया, या ऐसे ही बोल दिया कि रिकॉर्ड है ही नहीं? इन्हीं अनियमितताओं की शिकायत बाद में गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के प्रधान ने राज्य सरकार और विजिलेंस विभाग को भेज दी। इसके बाद जुलाई 2014 में हरियाणा विजिलेंस विभाग ने इस पूरे मामले की जांच इंक्वायरी नंबर 2/14 9 जुलाई 2014 के तहत शुरू कर दी। पर्यावरण कंसल्टेंसी जांच का विषय तकनीकी था, इसलिए प्रथम विजिलेंस अधिकारी ने कंसल्टेंसी से जुड़े कामों की एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की और गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के उन शिक्षकों से पूछताछ की जो इस कंसल्टेंसी के कार्य से जुड़े बताए गए। प्रश्नावली की गहन छानबीन को आधार बनाकर प्रथम विजिलेंस अधिकारी ने अगस्त 2015 में पहली विजिलेंस जांच रिपोर्ट विजिलेंस विभाग हरियाणा को सौंप दी और इस रिपोर्ट में गंभीर सिफारिशें की गई। विजिलेंस जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई, प्रोफेसर नरेंद्र कुमार बिश्नोई व फर्म मालिक रामचंद्र के खिलाफ आईपीसी की संगीन धाराएं 409, 420, 467, 468, 471 और 120B के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)D के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। केमिकल खरीद के नाम पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई, प्रोफेसर नरेंद्र कुमार बिश्नोई व रामचंद्र से की जाए और पैसा यूनिवर्सिटी में जमा करवा दिया जाए। मगर सवाल आज भी वही खड़ा है,
अगर विजिलेंस जांच में इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की सिफारिशें की गई थी तो फिर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और कहा जाए तो मुकदमा दर्ज कर जेल में क्यों नहीं डाला गया। मगर सरकार ने कार्रवाई करने की बजाय क्यों प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई को कुलपति बना दिया? ये सवाल आपके सामने है, जवाब भी आप खुद सोच लेना। अब हम आज के एपिसोड 51,000 रुपए की कागज में टेम्परिंग कर हेरा फेरी करने का मसला आपके सामने रख रहे हैं। हम आपको एक कागज दिखा रहे हैं। ये कागज विश्वविद्यालय प्रशासन की एक अप्रूव्ड फाइल की फोटोकॉपी है। इस फाइल के अनुसार प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने एक निजी फर्म के हवा और पानी के सैंपल टेस्ट करने की अनुमति विश्वविद्यालय के वीसी से मांगी थी। इस अप्रूव्ड फाइल में उस फर्म से प्राप्त राशि और उस राशि के खर्चे का पूरा विवरण दर्ज है। दस्तावेज बताता है कि कंपनी से हमको 2,36,000 रुपए मिलेंगे। अब ये पैसा किस मद में कितना खर्च होगा वो नीचे के कॉलम में दिखाया गया है। कॉलम 1 में लिखा गया है कि केमिकल, ग्लासवेयर, फिल्टर पेपर आदि खरीदने व सैंपल लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में 1,17,000 के लगभग खर्च होगा। फाइल के कॉलम नंबर 2 में सैंपल कलेक्शन का रेट 1,000 रुपए प्रति सैंपल लिखा हुआ है, जो कुल 34,000 दर्ज है। अब इसका मतलब ये होता है कि 500 रुपए सैंपल कलेक्शन के लिए और 500 रुपए सैंपल एनालिसिस के लिए। इसके बाद फाइल के सीरियल नंबर 3 में कंसल्टेंसी फीस की राशि 85,000 रुपए दर्ज दिखाई गई है। 85,000 राशि के वितरण का तरीका भी फाइल में स्पष्ट किया गया है। दस्तावेज के अनुसार यह रकम विश्वविद्यालय और प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई के बीच 40 और 60% के अनुपात में बांटी जाएगी, और अगर इस काम में कोई अन्य शिक्षक सहयोगी के रूप में शामिल है तो प्रोफेसर बिश्नोई के हिस्से के 60% में से यह राशि दोनों के बीच बराबर बराबर बांट दी जाएगी। अब जरा इस फाइल के सफर को समझिए, क्योंकि यहीं से कहानी सिर्फ दस्तावेजों की नहीं रहती बल्कि उस सिस्टम की हो जाती है जहां हर मंजूरी के बाद भी सवाल खड़े होते हैं। ये फाइल नरसिंहराम बिश्नोई से शुरू होकर विश्वविद्यालय के कई प्रशासनिक चैनलों से गुजरती है। हेड बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप, डीन एकेडमिक अफेयर्स, रजिस्ट्रार और अंत में वाइस चांसलर तक पहुंचती है। यानी फाइल एक एक सत्र से गुजरती है, देखी जाती है, समझी जाती है और फिर मंजूर होती है। इन सभी सत्रों से मंजूरी मिलने के बाद यह फाइल वापस प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई के पास लौट आती है। अब यहीं से कहानी मोड़ लेती है। फाइल जब अप्रूव्ड होकर वापस आ जाती है तब खेल शुरू होता है। फाइल के कॉलम नंबर 2 में प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने पेन से एनालिसिस का रेट 1,500 रुपए प्रति सैंपल अलग से लिख दिया। अब ये पेन किसका है, ये लिखावट किसकी है, इसका जवाब तो प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ही दे सकते हैं, क्योंकि फाइलें उनके पास थी, पेन उसके पास था और लिखना वो जानता ही था। मगर असली सवाल इससे भी बड़ा है। ये कैसे मालूम हो कि ये 1,500 रुपए प्रति सैंपल का रेट फाइल अप्रूव होने के बाद लिखा गया या पहले से ही दर्ज था? इसको हमें यहां जरूर क्लियर करना चाहिए। इसका जवाब फाइल खुद देती है, अगर उसे ध्यान से पढ़ा जाए, क्योंकि अगर ये 1,500 रुपए की एनालिसिस फीस पहले से तय होती तो फाइल के बाकी हिस्सों की तरह ये भी कंप्यूटर टाइप में होती, प्रिंट होती, उसी फॉर्मेट में होती, लेकिन यहां एक लाइन अलग दिखती है, पेन से लिखी हुई। पेन से लिखी गई इस लाइन पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के इनिशियल साइन कहीं भी नहीं है, और यहीं से शक गहराता है। फाइल का अध्ययन एक और सवाल खड़ा करता है। अगर प्रति सैंपल दर 1,000 रुपए कलेक्शन फीस और 1,500 रुपए एनालिसिस चार्जिंग फीस होती तो 2,500 रुपए प्रति सैंपल के हिसाब से ये राशि 34,000 रुपए नहीं बल्कि 85,000 रुपए बनती।
यानी कॉलम नंबर 2 में 34,000 की जगह 85,000 रुपए लिखा होता और कॉलम नंबर 3 में कंसल्टेंसी फीस 85,000 की जगह 34,000 दर्ज होती। मगर दस्तावेज कुछ और कह रही है और यही फर्क इस पूरे मामले को विवाद का विषय बनाता है। यही वो बिंदु है जहां आरोप लगाया जाता है कि अप्रूव्ड फाइल में बाद में बदलाव कर 51,000 रुपए की राशि का हेरफेर किया गया। अब एक और सवाल जो इस पूरी कहानी को गंभीर बना देता है, अगर पेन से लिखी गई 1,500 रुपए की एनालिसिस चार्ज पहले से फाइल में मौजूद होती तो ये फाइल जब इतने प्रशासनिक सत्रों से होकर गुजरी तो क्या किसी अधिकारी की नजर इस पर नहीं पड़ती? क्या किसी ने सवाल नहीं उठाया होता? नजर तब जाती जब वो पहले से लिखी होती। लेकिन यहां जो दिखाई देता है वो ये संकेत देता है कि ये बदलाव बाद में किया गया। उन सभी मंजूरियों के बाद जब फाइल वापस लौट आई, यानी सवाल अब सिर्फ एक लाइन का नहीं है। सवाल ये है, क्या मंजूरी के बाद फाइल में छेड़छाड़ की गई? और अगर छेड़छाड़ की गई तो किसके लिए और क्यों की गई? किसके फायदे पर यह काम किया गया? अब हम आपको दूसरा कागज भी दिखाते हैं, क्योंकि कहानी सिर्फ एक फाइल तक सीमित नहीं है। ये कागज बताता है कि आखिर पैसा गया कहां और किसको कितना मिला। ये कागज साफ साफ बता रहा है कि एस्कॉर्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड से आए 2,36,000 रुपए में से पीएचडी छात्र राजेश सिंह को, जिसने सैंपल कलेक्शन और एनालिसिस का काम किया, उसे 85,000 रुपए दिए गए। केमिकल खरीद के लिए फर्म आरसी ट्रेडर्स को 83,063 रुपए दिए गए। अब जो पैसा बचता है 67,937 रुपए, उसमें से यूनिवर्सिटी को 40% हिस्सा यानी 27,175 रुपए मिल गए और प्रोफेसर नरसिराम बिश्नोई व डॉक्टर राजेश लोचप को 20,381 रुपए बराबर मिल गए। अब जरा यहीं ठहरिए और एक बार फिर उस अप्रूव्ड फाइल को याद कीजिए, क्योंकि सवाल अब ये है कि जो हेराफेरी उस फाइल में की गई थी उसका असर किस पर पड़ा, किसको नुकसान हुआ और किसको फायदा मिला। अगर फाइल में पेन से गड़बड़ी नहीं की गई होती तो कॉलम नंबर 3 में जो 85,000 कंसल्टेंसी फीस तय थी, उसमें 33,937 रुपए जो 1,17,000 में से केमिकल के देने के बाद बचे थे, उन्हें जोड़ दिया जाता तो कुल राशि 1,18,937 रुपए बनती। अब इस राशि का हिसाब लगाइए। यूनिवर्सिटी का हिस्सा होता 47,574 रुपए, डॉक्टर राजेश लोचप का हिस्सा होता 35,681 रुपए और प्रोफेसर नरसिराम बिश्नोई को भी उतना ही मिलता, 35,681 रुपए। मगर हुआ क्या? यूनिवर्सिटी को मिलना था 47,574 रुपए, मिला सिर्फ 21,175 रुपए, यानी सीधा नुकसान 26,399 रुपए का। डॉक्टर राजेश लोचप को मिलना था 35,681 रुपए, मिला 20,381 रुपए, यानी नुकसान 15,300 रुपए का। और यही नुकसान प्रोफेसर नरसिराम बिश्नोई को भी हुआ, 15,300 रुपए का। अब जरा इस पूरे खेल को गौर से देखिए। हमने आपके सामने आंकड़े रख दिए हैं, किसको कितना पैसा गया, कितना जाना चाहिए था और किसको कितना नुकसान हुआ। मगर जनमंच की पड़ताल यही नहीं रुकती, क्योंकि अगर फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ ये जानना जरूरी है। अप्रूव्ड फाइल के अनुसार पीएचडी छात्र राजेश सिंह को 34,000 रुपए मिलने थे, मगर फाइल में टेम्परिंग के बाद उसे 85,000 रुपए मिले, यानी सीधे सीधे 51,000 रुपए का फायदा। अब सवाल ये है, ये खेल किसके लिए खेला गया? और कहानी यहीं और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि प्रथम विजिलेंस जांच रिपोर्ट में डॉक्टर राजेश लोचप खुद स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इस काम में कोई योगदान नहीं दिया। अब जब काम ही नहीं किया तो जो मिला है
वो बोनस ही हुआ। हरियाणा में कहावत है, जो मिल जाए ले लो, और लगता है इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिना काम किए अगर 20,381 रुपए मिल रहे हैं तो सवाल कौन करेगा। मगर जनमंच का सवाल वही खड़ा है। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये उस सिस्टम का खेल है जहां कागज कुछ और कहते हैं और हकीकत कुछ और। अब अगर बात करें प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई की, तो यहां कहानी और उलझती दिखाई देती है, क्योंकि अगर वाकई उन्हें नुकसान हो रहा होता तो फिर वो कागजों में टेम्परिंग क्यों करते। कोई भी व्यक्ति अपने ही नुकसान के लिए खेल नहीं खेलता, खेल हमेशा फायदा लेने के लिए खेला जाता है। और यही सवाल इस पूरे मामले की धुरी है। उन्होंने टेम्परिंग इसलिए की ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा उन्हें मिल सके। कागज बताते हैं कि पीएचडी छात्र को 85,000 रुपए दिए गए और प्रोफेसर साहब को 20,000। अब यहां हरियाणा की एक मशहूर कहावत फिर याद आती है, दलाल 900 रुपए का और थानेदार 200 का। मतलब खेल कहीं और है और हिस्सेदारी कहीं और दिखाई जा रही है। प्रथम जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट में साफ लिखता है, यूजीसी की गाइडलाइन भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पीएचडी छात्र फेलोशिप लेता है वह किसी अन्य आर्थिक लाभ का हकदार नहीं होता। मगर यहां क्या हुआ, एक तरफ छात्र को मोटी रकम दी गई और दूसरी तरफ उसी सिस्टम में केमिकल खरीद के नाम पर मिलीभगत कर लाखों गोलमाल भी हुआ, जिसकी परतें हम पिछले वीडियो में आपके सामने रख चुकी हैं। अब सवाल सीधा है, प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई इस पूरे खेल में घाटे में थे या फायदे में थे, ये फैसला अब आपको करना है। क्योंकि जनमंच ने सिर्फ काम किया है, कागज उठाए हैं और सच आपके सामने रख दिया है। आज का वीडियो सिर्फ एक कंपनी से मिले पैसे की अप्रूव्ड फाइल की कहानी है। मगर सवाल ये है कि अगर एक फाइल में इतनी गड़बड़ी सामने आ रही है तो बाकी फाइलों में क्या होगा। अगर विजिलेंस अधिकारी ईमानदारी से कागजों की जांच करते तो शायद ऐसे सैकड़ों दस्तावेज सामने आते और उनमें छुपी हेराफेरी भी साफ दिखाई देती। लेकिन हुआ क्या, यही सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो विजिलेंस जांच पर ही खड़ा होता है। क्या दूसरी विजिलेंस जांच अधिकारी ने सभी औद्योगिक इकाइयों के अप्रूव्ड लेटर की गहराई से जांच की या नहीं, या फिर ऐसे कई दस्तावेज हैं जिनकी जांच आज तक हुई ही नहीं। यही तो सवाल है जिनके जवाब अभी भी सिस्टम के पास नहीं है, या शायद है मगर सामने नहीं आई। और शायद यही वजह है कि जनमंच की यह श्रृंखला लगातार इन मामलों की परत दर परत पड़ताल कर रही है। क्योंकि ये मामला सिर्फ एक फाइल का नहीं है, ये पूरे कंसल्टेंसी नेटवर्क का मामला है। और अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल बताए जाते हैं और कैसे ये पूरा खेल सिर्फ एक फाइल तक सीमित नहीं रहता। और एक बात और, ये सारे आरोप किसी मौखिक दावे पर नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन की एक फाइल की फोटोकॉपी पर है। तो ये थी आज की पड़ताल, एक फाइल की कहानी जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में जनमंच आपको लेकर चलेगा पर्यावरण विभाग और खेदड़ पावर प्लांट से जुड़े उन दस्तावेजों तक जहां सवाल और बड़े हैं और जवाब शायद और भी असहज करने वाले। बने रहिए जनमंच के साथ, क्योंकि सच अभी आना बाकी है। जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अलविदा।